हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटेन का संविधान। और ब्रिटेन के संविधान में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे, उसके टॉपिक थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। जैसे आपको मालूम है कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं हमने खूब अच्छे से पढ़ ली। उसके बाद में ब्रिटेन के संविधान के स्रोत हमने पढ़ लिए, और उसके बाद में राजमुकुट हमने पढ़ लिया कि राजमुकुट क्या है और राजा या सम्राट क्या है। और फिर हमने राजा और राजमुकुट में अंतर को भी पढ़ लिया है। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो ब्रिटेन के संविधान ही चल रहा है अभी। तो ब्रिटेन का संविधान पूरा एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा लेसन है, और उस लेसन में सब लेसन के रूप में अलग अलग टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है राजमुकुट की शक्तियां और कार्य। कि राजमुकुट यानी राष्ट्रपति की शक्तियां, भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन में राजमुकुट। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति तो कौन है? सम्राट। जो ब्रिटेन का राजा या सम्राट है वो भारत का राष्ट्रपति के समान है, और राष्ट्रपति की शक्तियां जो है उन शक्तियों को राजमुकुट के नाम से जाना जाता है। तो इन शक्तियों को कभी कार्य कहा जाता है, तो कभी कर्तव्य कहा जाता है, और कभी अधिकार भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज ना हो कि कई बार प्रश्नों में इस प्रकार का हेर फेर हो जाता है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग डलवाया कि राष्ट्रपति के या राजमुकुट की शक्तियां क्या है बताइए, और वहां पर शक्तियों की जगह आ गया प्रश्न राष्ट्रपति के कार्य या कर्तव्य क्या है समझाइए। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ सब ऑब्लिक में लिख दिया है कि राजमुकुट की चाहे शक्तियां हो, चाहे कार्य हो, चाहे कर्तव्य हो या अधिकार हो, सभी एक है। इन सब का एक ही उत्तर होगा। जिस प्रकार से हमने भारत का राष्ट्रपति की जब शक्तियां पढ़ी थी, तो हमने उसको पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। उसी तरह से ब्रिटेन के राष्ट्रपति की शक्तियां भी विशेष प्रकार से कौन कौन सी होती हैं उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमें ज्ञात है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो जब संविधान में कुछ लिखा ही नहीं है तो राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कहाँ है? तो उसे हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं कि राजमुकुट की जो शक्तियां हैं उसके जो स्रोत रहे हैं, मुख्य रूप से वो 2 स्रोत रहे हैं। पहला स्रोत है राजकीय विशेषाधिकारों से, जो राजकीय मतलब जो शासन व्यवस्था चल रही है उसके विशेषाधिकारों से राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई है राजमुकुट को, और बाकी संसदीय अधिनियमों के द्वारा, जो ब्रिटेन के संसदीय अधिनियम है जिसके द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में या अधिकार घोषणा पत्र के रूप में जहां नागरिकों को विशिष्ट रूप से बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, और उसी रूप में राष्ट्रपति को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो हमें क्या, इसको रिपीट करेंगे कि राष्ट्रपति या राजमुकुट के जो स्रोत है वो मुख्य रूप से 2 है। पहला राजकीय विशेषाधिकारों से और दूसरा संसदीय अधिनियमों से। अब हम उसकी शक्तियों की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रपति यानी राजमुकुट की, तो राजमुकुट की शक्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है कार्यपालिका शक्ति, भारत में भी यही होती है। दूसरी है विधायी शक्तियां, भारत में भी यही होती है। और तीसरी है न्यायिक शक्तियां, तो भारत में भी यही होती है। और चौथी है धार्मिक शक्तियां। तो यहाँ पर धार्मिक शक्तियों की जगह भारत में वित्तीय शक्तियां होता है और ब्रिटेन में है धार्मिक शक्तियां। तो ब्रिटेन में भी धर्म और अंधविश्वास दोनों ही बहुत ही उच्च स्थान लिए हुए हैं, इसलिए इनकी शक्तियों को भी इन्हीं भागों में बांटा गया है। अब हम बारी बारी से सारी शक्तियों को पढ़ेंगे कि क्या है कार्यपालिका शक्तियां जो राजमुकुट की शक्तियों के दायरे में आती है। तो यदि हम
राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों की बात करते हैं तो ब्रिटेन की सारी कार्यपालिका शक्तियां राजमुकुट में निहित है और राजमुकुट भी सभी कानूनों का पालन दैनिक प्रशासन में आवश्यक कदम व उनकी पालना करवाता है। ये इस प्रकार है। राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व पदमुक्ति, तीनों सैनिक सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राजमुकुट और तीनों सेनाओं के अधिकृत पदाधिकारी राजमुकुट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये व्यवस्था भी भारत के राष्ट्रपति के समान ही है। वैदेशिक संबंधों, नीतियों व कार्यों का संचालन भी राजमुकुट द्वारा ही निर्धारित व संपादित होता है। राजनीतिक, राजहितों व वाणिज्य दूतों की नियुक्ति भी राजमुकुट द्वारा ही की जाती है। युद्ध की घोषणा हो, संधि वार्ता हो, राजमुकुट द्वारा ही निर्धारित व संपादित की जाती है। राजमुकुट अपराधियों का दंड कम करने व क्षमादान करने का भी अधिकार रखता है। स्थानीय सर्वशासन की देखभाल राजमुकुट द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। क्योंकि जो हमने पढ़ा है, अभी समझा दूंगी मैं वापस, एक और पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण व संचालन भी राजमुकुट द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरीके से जो भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी वही शक्तियां ब्रिटेन के राजमुकुट की भी होती हैं। तो भारत में भी यही होता है कि वो समस्त जो हमारे तीनों सेनाओं का राष्ट्राध्यक्ष होता है और इसीलिए तीनों सेनाओं के जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, जल थल और वायु सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, विंग कमांडर होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोई भी वैदेशिक समझौते हो, किसी भी प्रकार की संधि हो, उन सब में राष्ट्रपति का विशिष्ट रोल रहता है और वो उस विशिष्ट भूमिका की वजह से हर संधि वार्ता या शिखर सम्मेलन या कहीं भी बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं जहां पर राष्ट्र का प्रधान ही उपस्थिति देता है। तो राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद को संभालता है और साथ ही साथ अपने राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करता रहता है। ब्रिटेन की एक विशेषता रही है कि वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। हमने पढ़ा है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि सारी की सारी शक्तियां एक ही जगह पर केंद्र में निहित है। तो स्थानीय प्रशासन वहां पर, जैसे यहाँ पर भारत में पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, तो ये सारी की सारी ऐसी व्यवस्थाएं क्या होती है वहां पर एक ही जगह से नियंत्रित होती है। ये शासन सुविधा के लिए वहां पर वर्गीकरण अवश्य है और कुछ कार्य भी वो लोग करते हैं कुछ, लेकिन वो कार्य और निर्देश केवल ऊपर से ही आते हैं, यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण ही इन पर हमेशा बना रहता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण है वो भी राजमुकुट के नियंत्रण क्षेत्र में ही आता है, कि जो ब्रिटेन का फंड है, ब्रिटेन का राजकोष है, उसमें से धन किस प्रकार से खर्चा किया जाएगा राष्ट्रपति के अंडर में है। अगली शक्तियों के रूप में यदि हम देखते हैं तो वो है विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां क्या कहती है, इसे अब हम पढ़ते हैं कि संसद द्वारा पारित विधेयक तभी संविधा पुस्तक में लिपिबद्ध किया जा सकता है जब सम्राट या साम्राज्ञी इन पर हस्ताक्षर कर उन्हें स्वीकृति न दे, तब तक वे संविधान का हिस्सा नहीं बन सकते। राजमुकुट संसद का अधिवेशन बुलाता है, उसका उद्घाटन करता है, सिंहासन भाषण देता है। यह सिंहासन भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राजमुकुट भी संसद का विघटन व लॉर्ड सभा का विघटन कर सकता है। राजमुकुट पियरों की नियुक्ति करता है। यह वंशानुगत एवं जीवन पर्यंत दोनों ही प्रकार के होते हैं।
निर्वाचित और वंशानुगत दोनों ही प्रकार के होते हैं और ये जीवन पर्यंत ये वंशानुगतता कहीं ना कहीं चलती रहती है, ऐसा भी वहाँ पर व्यवस्था है। राजमुकुट अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में राजमुकुट की व्यवस्थापन क्षेत्र में एक और शक्ति जुड़ गई है, वह है सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। सपरिषद यदि परिषद के साथ आदेश जारी करने की शक्ति। राजमुकुट का कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से पूर्ण होते हैं और इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। कि जैसा भारत में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा जो भी विधेयक पारित होते हैं उन पर जब तक हस्ताक्षर नहीं होते राष्ट्रपति के, तो वो विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी ये परंपरा चली आ रही है कि जब तक सम्राट या साम्राज्ञी के हस्ताक्षर प्राप्त न हो, उसे संविदा पुस्तक में मान्यता नहीं दी जा सकती। ब्रिटेन में हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ वंशानुगतता का एक बहुत ही बड़ा तत्व मौजूद है। तो बहुत सारे सांसदों की नियुक्ति राजमुकुट द्वारा होती है। तो ये राजमुकुट द्वारा जो इनकी नियुक्ति होती है, तो वो सांसद उस वहाँ पर सांसदों को कहते हैं पीयर। तो पीयर की जो नियुक्ति है वो कैसी होती है? वो निर्वाचित भी हो सकते हैं और वो वंशानुगत भी हो सकते हैं। निर्वाचित मतलब चुनकर आए हैं और वंशानुगत का मतलब कि उनकी जो पहले वाली पीढ़ियां हैं, इनके पिताजी दादाजी भी उसी वंश के थे और वहाँ पर वो कार्यरत थे, तो उनका पुत्र या पौत्र अब इस राजनीति क्षेत्र में शामिल हो गया है। तो वहाँ पर भी वंश परंपरा मौजूद है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि कोई से भी ऐसे कार्य जो संविधान का जब सत्र नहीं चल रहा है, तो भारत में भी ये व्यवस्था है कि वहाँ पर अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। तो ब्रिटेन में भी ये व्यवस्था है कि अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं और अभी एक नई शक्ति सपरिषद द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति भी अब व्यवस्था विधायी शक्तियों में शामिल हो गई है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो जो प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था है भारत में कि कार्यपालिका के पास या व्यवस्थापिका के पास शक्तियों का भार बहुत अधिक हो जाता है, कार्यों का भार बहुत अधिक हो जाता है और फिर वो उसे कार्यपालिका को दे देता है। तो कार्यपालिका उनको कार्य को पूर्ण करती है पूरी निष्ठा के साथ, तो इसे प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था कहते हैं। तो भारत की जैसी व्यवस्था ब्रिटेन में भी मौजूद है। अगली शक्ति है न्यायिक शक्ति। कि न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राजमुकुट न्याय का स्रोत है, इसलिए सभी न्यायाधीशों को सम्मिलित रूप से राजमुकुट न्याय कहते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद मुक्ति दोनों का ही अधिकार राजमुकुट को ही प्राप्त है। उच्च स्तरीय मंत्रियों पर महाभियोग साबित हो जाने पर राजमुकुट द्वारा उसे पदमुक्त किया जा सकता है। सम्राट को अपराधी की सजा कम करने या उसे क्षमा दान करने व सर्व क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। तो तीन प्रमुख बातें न्यायिक शक्ति में आती है कि जैसा हमें ज्ञात है कि राजमुकुट न्याय का स्रोत है, तो समस्त न्यायालय राजमुकुट के द्वारा न्याय प्राप्त करते हैं कि समस्त शक्तियां उसी में निहित है। दूसरी बात कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद मुक्ति राजमुकुट के द्वारा ही होती है, जैसा भारत में भी ऐसा ही होता है। और यदि न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग के कारण यदि उन्हें पदमुक्त करना हो, तो वो भी कार्य राजमुकुट द्वारा ही किया जाता है। और तीसरी प्रमुख बात कि किसी व्यक्ति की सजा को कम करना है, उसकी सजा स्थगित करना है या उसे सर्व क्षमा दान देना है, ये भी राजमुकुट की एक विशिष्ट शक्तियों में निहित है। अगली शक्ति है धार्मिक शक्तियाँ। ये धार्मिक शक्तियाँ कौन सी है,
इसे अब हम पढ़ते हैं। तो ब्रिटेन में ये व्यवस्था है कि राजमुकुट को धर्म का रक्षक भी कहा गया है, और धर्म का रक्षक होने की वजह से यह कैंटरबरी यार्क के आर्क बिशपों तथा अन्य विशेष संकायों के अध्यक्ष तथा कैनन की नियुक्ति करता है। अतः राजमुकुट का यह दायित्व है कि वह रोमन कैथोलिक से विवाह न करे, कि रोमन कैथोलिक जो है उनसे विवाह करना राजमुकुट के लिए यानी राष्ट्रपति के लिए मना है, कि वो रोमन कैथोलिक लड़की से शादी नहीं करेगा। और इसके अलावा राजमुकुट सम्मान्य उपाधियां भी प्रदान करता है। ये उपाधियां हैं ड्यूक, बैरन, अर्ल नाइट, लॉर्ड आदि। ये सारी उपाधियां भी ब्रिटेन के राजमुकुट द्वारा ही प्रदान की जाती है। तो धार्मिक शक्तियों में जैसे हमारे यहाँ पर भी होता है, धर्म के बहुत बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, तो उन मठ के मठाधीश होते हैं और फिर मठाधीश के नीचे अन्य पदाधिकारी भी होते हैं। तो वहाँ पर भी इनका अलग अलग नाम होता है, बिशप होता है, कैनन होता है, कि ये नाम है वहाँ के मठाधीशों के और मठाधिकारियों के नाम है। इनकी नियुक्ति भी राजमुकुट ही के द्वारा होती है। इसके अलावा वहाँ पर जो विशेष उपाधियां हैं, जैसे भारत में है वीर चक्र होते हैं, परमवीर चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है, ये तो ब्रेवरी के लिए जो दिए जाते हैं, और बाकी और भी होते हैं, जैसे भारत रत्न का जो उपाधि है, या ऐसे विशिष्ट जो उपाधियां हैं जो पूरे राष्ट्र को संबोधित करती हैं, ऐसी उपाधियां भी कौन देता है? राजमुकुट द्वारा ही प्रदान की जाती है। वैसे ही भारत के समान ही ब्रिटेन में भी वहाँ की जो उपाधियां हैं उनका नाम है ड्यूक, बैरन, अर्ल नाइट और लॉर्ड। ये वहाँ के प्रमुख उपाधियों के नाम है। पुनः रिपीट करेंगे, ड्यूक, बैरन, अर्ल नाइट और लॉर्ड। तो ये सारी की सारी उपाधियों को भी राजमुकुट द्वारा ही दिया जाता है, प्रदान की जाती हैं। और इसके अलावा एक बंधन है कि राजमुकुट क्या करेगा? वो धर्म का प्रतीक है, धर्म का रक्षक है, इसीलिए रोमन कैथोलिक से वह विवाह नहीं करेगा। ऐसी प्रथा वहाँ पर प्रचलित है, और उस प्रथा को अब तक के जितने भी सम्राट हुए हैं उन सम्राटों ने निभाया है। तो इस तरीके से आज हमने राजमुकुट की शक्तियाँ और कार्य का जो लेसन है उसे पूर्ण कर लिया है।